चलिए my dear friends, can we start? Can we start? Yes. First of all, I'm really sorry that I couldn't take the couple of lectures. I was not well. Still, I'm not well. Ah, yes. Thank you. Still, I'm not well, but yet I'm trying to take your lecture. Um, so thank you so much for allowing me to have 2 days consecutive holidays. I didn't go anywhere. I was at home only. बिकॉज मैं आपको पूछता हूँ ना कहाँ गए थे क्यों नहीं आए, तो माइट भी आप मुझको पूछोगे, इसके पहले मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं घर पे था। आई एम रियली सॉरी। आप चलेगा ना, मैं नहीं आया तो चलता है ना आपको? मतलब मैंने छुट्टी लिया तो चलता है ना, वो बात कर रहा हूँ। नहीं चलता है? मतलब जान कितना निकल जाए, आपने आना है सर। हाँ जी, ऐसा है क्या कुछ? अच्छा ही है ना, आपको छुट्टी मिल जाती है वैसे। नालायक बॉयज, मुझको पता है। शुरू हो गया क्या? हो गया ना? लाइट बंद करना है? कौन सा वाला? बोल, अरे रहने दो यार, मुझको दिखते नहीं हो आप। क्या हुआ? बंद करना है? रहने दो, अभी मेरे को उठा नहीं जाता यार। मैं नहीं करता आज। जब मैं उठूंगा कर दूंगा, ठीक है? बीमार आदमी के साथ ऐसे बिहेव करते हो आप यार, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ जी, चलिए। मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? लास्ट लेक्चर पे हमने ये तय किया हुआ था कि यूनिट नंबर 1 के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इजंट इट? है कि नहीं? सब लोग मेरे साथ है? पक्का? तो यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन बैंक को जब मैंने डिस्कस करना शुरू करा था तो मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चंस किस प्रकार से डिवाइड करे हुए हैं वो मैंने बताया था, सही बात है? तो पहले जो क्वेश्चंस होंगे वो तो जनरल यूजुअल क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, जो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ ही जाए। तो हर एक पॉइंट पे सवाल बनाने की कोशिश करी हुई है। आपका मेजर थर्स्ट पॉइंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके एग्जाम क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस है, जो इनिशियल लेवल पे क्वेश्चंस दिए हैं हर एक यूनिट पे, पहले पहले आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो वो बस आपने पढ़ने हैं टू ब्रश अप, टू रिवाइज द थिंग्स दैट वी हैव सीन इन द यूनिट इटसेल्फ। ओके? तो इसके ऊपर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए, बस ये पढ़ेंगे किस लिए? ताकि आपके प्रोविजन जो है वो रिवाइज हो जाए। ओके? चलिए, तो इन बातों को तो मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूं। ये सारे क्वेश्चंस आप घर पे पढ़ने हैं आपने। 2 दिन आपके पास समय था कि आपने पढ़ लिया? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, है ना? है कि नहीं, बताओ? कितने लोगों ने घर पे पढ़ लिया क्वेश्चन बैंक? पढ़ लिया? 1 2 और 3 और 4 और बॉयज? आई कांट एक्सपेक्ट द थिंग्स ना। आपने पढ़ा? गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये 4 5 लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। बाकी लोग जरा इनसे सीख लीजिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए, उसको शुरुआत करिए। देखिए, अभी भी समय गया नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि समय खत्म होते होते आपका नवंबर आ जाए और अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं करा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ओके, 51 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको। नवंबर आते आते बच्चों का पढ़ाई शुरू भी नहीं हुआ है अब तक, ऐसा हो सकता है। तो अभी समय नहीं गया, समय बहुत ज्यादा अवेलेबल है आपके पास। तो पॉसिबिलिटी है कि आप अगर आज पढ़ाई शुरू करो तो पढ़ाई कवर हो जाए, अदरवाइज पढ़ाई कवर होने से रही, ठीक है? तो ये आपके ऊपर बनता है, समय होता नहीं, समय निकालना पड़ता है, ये बात समझो। ओके? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसके पास भी 24 घंटे ही है, आपके पास भी 24 घंटे ही है ना? तो उसको कोई 48 घंटे नहीं दिए भगवान ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए। तो आपके पास भी 24 घंटे, उसके पास भी 24 घंटे है, समय निकालते कैसे वो आपके ऊपर है ना? वैसे यूजुअली आपका रूटीन क्या होता है घर पे? अब जैसे क्लास 5 बजे खत्म होता है ना, 4:30 5 बजे खत्म होता है, तो क्या रूटीन होता है आपका? फिर आप घर जाते हो, फिर चाय वगैरह? चाय वगैरह, मैं आई एम आस्किंग, क्यूरियोसिटीली आई एम आस्किंग यू, कि वैसे घर जाते हो, चाय नाश्ता करते हो, फिर? हाँ जी, स्पेसिफिक नहीं चाहिए मेरे को, मैं ये करता हूँ मैं वो। जी, यूजुअली मतलब फिर टाइम पास करते हो? टीवी? हाउ मेनी ऑफ विजिट टीवी?
टेलीविजन, टीवी सीरियल देखते हैं, डेली सोप्स वाले, क्योंकि सास भी कभी नानी थी, कभी दादी भी कभी ये थी, ऐसा कुछ होता नहीं देखते टीवी सीरियल्स। फिर क्रिकेट, फुटबॉल नहीं, गेम खेलते, प्ले स्टेशन खेलते हो। गर्ल्स आप क्या करते हो घर पे, जब घर निकल जाते हो क्या करते हो? हाँ जी, क्या करते हो, क्या करते हो? सो जाते हो? पढ़ाई कब करते हो, पढ़ाई कब शुरू करते हो? 5 बजे जब घर निकल जाते हो, पढ़ाई कब शुरू करते हो? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे? कितने लोग हैं, मुझको एक बात बताना, सीरियसली एक बात बताना, आपको आपके मम्मी पापा की कसम, हाँ, डेली पढ़ाई करते, डेली 1 घंटा क्यों ना हो, 1.5 घंटा क्यों ना हो, होमवर्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, होमवर्क इज नॉट ए स्टडी। स्टडी माने आज जो हमने पढ़ा है उसको घर पे जाके पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे अलोंग विद द होमवर्क। होमवर्क करना पढ़ाई नहीं होता है, होमवर्क छोड़ करके। इतने लोग डेली पढ़ाई करते घर पे, कितने घंटे पढ़ाई करते घर पे? 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ाई करने वाले हाथों पर करेंगे, 1 घंटा पढ़ाई करते, 1 घंटा डेली, 1 घंटा पढ़ाई करते, 1 घंटा, अच्छा 1 घंटा, 1 घंटे वाले तो 2 घंटे पढ़ाई करते, 2 घंटे, एटलीस्ट 2 आवर्स डेली पढ़ाई करते हैं, 2 आवर्स। गुड, वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स क्या करते हो 3 घंटे में? घर पे पढ़ते हो, जो भी हमने सीखा है आज वो पढ़ते हो, ठीक है। 3 आवर्स क्या करते हो बेटा? होमवर्क के बाद जो भी पढ़ते हो, गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे कोई 3 घंटा था, 3 घंटा, 3 घंटे, अच्छा थैंक यू। गरम नहीं है ना, रेगुलर। बॉयज 3 घंटा, 4 घंटा, 4 आवर्स, 4 आवर्स, ओके। सुबह क्लास 9 बजे होती है ना आपकी, 9:30 बजे होती है, तो सुबह उठ करके कितने लोग पढ़ाई करते हैं? सुबह सर 2 घंटा पढ़ाई करते हैं हम लोग, 1 घंटा पढ़ाई, वट एवर, सुबह भी उठ के पढ़ाई करते हैं, क्या बात कर रहे हो? गुड, हाँ हाँ ठीक है, जो भी है, जो भी, जो भी। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आप पढ़ाई करो, जो लोग पढ़ाई नहीं करते पढ़ाई करो, बताऊंगा नहीं मैं, बिकॉज मैं देखना चाहता था कि मेरा अनुमान सही है कि नहीं है। मैंने बताया था 100 में से 25 बच्चे पास होने वाले हैं, तो अराउंड वो 25-30 बच्चे ही जो है वो पढ़ाई करते हैं, लगभग घर पे जाकर बाद 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो वही लोग पास होने वाले। सर हम लोग 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, हमारा क्या होगा? फेल। नहीं, जो भी है सच बोलना पड़ेगा ना, मैं आपको सपनों की दुनिया में क्यों शेयर करवाऊंगा? एक सिंपल लॉजिक है, बताता हूं मैं तुमको। कुछ लोग होते हैं, जैसे भी मान लो मैं खाना खाऊंगा, सो मैं खाना खाऊंगा तो मी 2 पोळ्या खाणार, मराठी में बताता हूँ, प्रॉपरली समजेगा। मी जेवताना 2 पोळ्या खाणार, मला 2 पोळ्यांची भूक असते, मी 2 पोळ्या खाणार। काय काय लोकांना 1 पोळीमध्ये पोट भरतं, हो का नाही? है ना? कोण कोण 2 पोळ्या कोण खाते? 2 पोळ्या दररोज रात्री 2 पोळ्या खाणार, मग भूक लाग, मग माझी भूक, किंवा डब्याला 2 पोळ्या खातो आपण, किंवा भाकरी खातो, एक भाकरी खातो, है ना? अगर मान लो सपोज मला 2 पोळ्यांची भूक आहे, मी 2 पोळ्या खातो तरच माझं पोट भरतं, मी एकच पोळी खाऊन झोपलो, माझं पोट भरेल का? नाही भरणार ना, नाही भरणार। मग तुम्ही जर 4 तास अभ्यास करायची गरज आहे आणि तुम्ही 2 तास करत असाल किंवा 1 तास करत असाल, तर त्याचा काय फायदा आहे का? मग ती पोळी खाऊन पण काय फायदा आहे का? तुम्ही उपाशी पोटी झोपणार, सर आम्ही डाएटवर आहे। हा डाएट शब्द एवढा घाणेरडा आहे, मला अजिबात आवडत नाही। डाएट फूड पेक्षा प्रॉपर फूड असणं गरजेचं आहे, बरोबर ना? लोकांना डाएट फूड म्हणतात, डाएट म्हणजे लोकांना वाटतं की जेवायचंच नाही, कोणी सांगितलं जेवायचंच नाही? प्रॉपर खाऊ शकतो ना, हा फक्त एवढाला खाऊ नका। आताच पाणीपुरी खाऊन गेलाय, मग लगेच काहीतरी भेळपुरी खाल्ले, मग आणि काहीतरी पिझ्झा खातोय, घरी जाऊन आणि एवढंसं जेवतोय, अरे मग काय होणार? पोट बिघडणारच ना। म्हणजे जास्त अभ्यास पण काय गरजेचा नाही आणि कमी अभ्यास चालणार नाही, प्रॉपर प्रॉपर पाहिजे, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्टडी, बरोबर ना? प्रॉपर हा शब्द बरोबर आहे, डाएट वगैरे काय नको, डाएट अभ्यास नको। मग 1 तास अभ्यास करणारे किंवा 2 तास अभ्यास करणारे हे डाएट अभ्यास करतात,
समजलं का? ऍटलिस्ट मी म्हणतोय प्रत्येक सब्जेक्टला 1 तास द्यायला पाहिजे दररोज. आता आपण क्लास सुरू आहे ना, दररोज 2 तास. म्हणजे तुम्ही घरी गेल्यावर आज 2 तास आणि सकाळी उठल्यावर 2 तास, 2 सब्जेक्ट करू शकता ना. सकाळी 6 ला उठला तरी चालेल, 6 ते 7 तुम्ही आवरून बिवरून बसला, बरोबर ना. 7 ते 9 करू शकता, बरोबर ना. किंवा आज घरी गेल्यावर 2 तास फक्त, जास्त नाही, 2 आणि खूप होते 2 तास. आज जेवढं शिकवलंय किंवा आतापर्यंत जे झालंय ते रिवाइज करायला 1 तास पुरेसा आहे, बरोबर ना. मग टाइम टेबलच घालून द्यायला पाहिजे की 4 तास, मिनिमम 4 तास. सर मी 4.5 तास केलं चालतंय काय? चालते की. सर मी 5 तास करणार आहे, पळतोय की. जेवढा वेळ मिळेल तेवढं. आता काय उगाच आत्ता एवढं पळायचं आणि उद्या जाऊन दमायचं, ह्याला काय अर्थ नाही. हळूहळू स्टेडी स्टेडी पण जाऊया, हळूहळू जायचं, बरोबर ना. आता 2 तास करताय, ठीक आहे, अजून 1 तास वाढवा, त्याच्यामध्ये अजून 1 तास वाढवा, बरोबर ना, बरोबर ना. एक जॅपनीज प्रोवर्ब आहे, एक पुस्तक आहे, मला माहित नाही, मी विसरलो ते वर्ड विसरलो मैं एक्चुअली. तो उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है दैट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ जापानीज पीपल. इकिगाई आई गेस वो कुछ अलग है, आई गेस इकिगाई भी है. हाँ मैं तो बता रहा हूँ ना, इकिगाई है, लेकिन इकिगाई का मतलब कुछ और होता है. अब मैं बताना चाह रहा हूँ वो कुछ और है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप अपने टारगेट्स को बहुत ही लो रखा करो. जापानीज लोग कहते हैं कि हम अपने टारगेट्स को एकदम लो रखते हैं. इतना लो रखिए कि आपको खुद को जरूर ऐसा लगे कि अरे यार इतना छोटा टारगेट मैं कैसे रख सकता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सुबह आप 8 बजे उठते हो और आपको 5 बजे उठने की आदत लगानी है, तो सडनली आप क्या करते हो, अगले दिन से 5 बजे उठना शुरू कर देते हो. 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप मोटिवेटेड रहते हो 5 बजे उठने के लिए. उसके बाद आपको लगता है कि यार नींद पूरी नहीं होती है, तो आप 8 बजे की जगह डायरेक्टली 9 बजे उठते हो. सत्यानाश हो गया पूरा, है कि नहीं. तो जापानीज लोग कहते हैं कि अगर आपको आदत लगानी है 5 बजे उठने की, तो आप 8 बजे उठते हो ना, तो कल से ना 7:45 बजे उठना शुरू करना, 15 मिनट्स बिफोर. तो अभी आपको लगा ना 15 मिनट, थोड़ी ना चेंज होता है. तो आपको खुद को नहीं लगना चाहिए कि 15 मिनट, इतना लो टारगेट रखा है मैंने कि मेरे को खुद पे हंसी आ रही है कि 15 मिनट, ये थोड़ी ना होता है. हाँ, लेकिन आदत लगाओ 7:45 बजे उठने की. तो एक हफ्ता आप 7:45 बजे उठिए, उसके अगले हफ्ते आप 7:30 बजे उठिए, फिर उसके अगले हफ्ते आप 7:15 बजे उठिए. 15-15 मिनट से आप जल्दी जल्दी उठिए. हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स यू विल बी रीचिंग योर टारगेट एट 5 o'clock. सही कि गलत? यही तो करना है. तो जापानीज लोग बोलते हैं हमारे सक्सेस का मंत्र यही है कि हम अपने टारगेट्स को बहुत कम रखते हैं. हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं. सस्टेनेबल मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो लंबे समय तक अपने साथ रहे. असं नको की आले घोड्यावर आणि गेले गाढवावर. हमारे साथ ऐसे ही होता है. आई एम नॉट एक्सेप्शन टू दैट. मैं भी इंसान हूं, मेरे को भी बहुत सारी जगहों पे, मेरे को भी बहुत सारी पॉइंट्स में मेरे को इंप्रूव करना है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है. तो आई शुड ऑल्सो इंप्लीमेंट दैट इन माई लाइफ ना. सही कि गलत? अरे झेपा कि नहीं झेपा. सो अपने टारगेट्स को बड़ी कम लेवल पर रखो, उसको अचीव करो. when you achieve the targets it will give a sense of confidence, and confidence will motivate you, that makes you determined to achieve more targets, isn't it? प्रॉब्लम क्या है, हम अपने टारगेट को इतना बड़ा करके रख रहे हैं पहले से ही कि हम टारगेट को देख के डर रहे हैं. बोलो इतना करना है, वाह पॉसिबल नहीं. अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ना तो डायरेक्टली माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे क्या नालायको? आधी टेमलाईचा डोंगर चढा. बरोबर ना. आता तर डोंगर वाटत नाही, पण काही वर्षांपूर्वी डोंगरच होता, बरोबर ना. आता डायरेक्ट आपली गाडी जाते मंदिरापर्यंत. टेमलाईच्या मंदिराला गेला की नाही? अरे टेमलाईच्या मंदिराला जाता का नाही? नाही गेला? जा कधीतरी फिरायला, जा तिकडं. आधी टेमलाईच्या डोंगराला चढा, तिकडं जा, तिकडं बघा, तिकडं फिरा, बरोबर ना.
तुम्हाला कुठं जायचं आहे? त्या आपण मुलं जातात फिरायला बुलेट घेऊन, कुठं ते लदाखला जातात. डायरेक्ट लदाखला जाणार काय? फेफड़े आके गिर जाओगे तो मर जाओगे नालायको. ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है उधर नालायको. एक वो ऐसे ही अपने होते ग्रुप होते हैं ना, बुलेट ग्रुप वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो बंदा वहां पे चला गया ऐसे आपके जैसा हौशी कलाकार, उसका है ना बुलेट पंक्चर हो गया उधर. वहां पे ओनली ऑल्टीट्यूड कम होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है. तो व्हाट ही डिड, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, अभी अपनी गाड़ी पंक्चर होगी तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे उसको खींचते ड्रैग करके लेके जाएंगे ना. सो ही जस्ट ड्रैग दैट बुलेट फॉर अराउंड 200 मीटर्स. बुलेट नॉर्मल रोड पे हम लोग उसको ड्रैग नहीं कर सकते, पंक्चर हो गई तो उधर ही लगाना है. ऐसी सीन है उस बुलेट का, इजंट इट? 200 मीटर उसने डायरेक्ट, 200 मीटर मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, वो बेकरी से उधर तक, अपने क्लास के आगे तक 200 मीटर वहां तक ड्रैग करा. सामने वाला वो बंदा वहां पे हार्ट अटैक आके मर गया. बिकॉज आप लोग ड्रैग कर रहे हो तो ऑक्सीजन और चाहिए ना, और नहीं मिल रहा है, तो हार्ट अटैक आ गया, उधर ही मर गया. दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं हौशी नौशी कलाकार. आपल्याला हौशी नौशी कलाकार व्हायचं नाहीये, आपल्याला सीए व्हायचं. आपल्या सवयी काय आहेत ते बघायला पाहिजे, आपल्या सवयीमध्ये काय इम्प्रुव्हमेंट पाहिजे ते बघायला पाहिजे, मगच आपण अचीव्ह करणार ना. डायरेक्ट उठून माउंट एव्हरेस्टला जायचं, आधी कुठे जायचं? टेमलाईची टेकडी, कळलं का? झेपलं का? डायरेक्ट समुद्रात पोहणार काय हो? पहिलं स्विमिंग टँक, बरोबर ना? त्याच्या आधी पहिला पोहायला येते का ते बघायला पाहिजे. म्हणजे माझ्यासारखी माणसं, मला पोहायला येत नाही, कोणाला स्विमिंग करता येतं? स्विमिंग येतं, स्विमिंग येतं ना, त्यांचा मला फार हेवा वाटतो, कारण त्यांना स्विमिंग येतं, मला नाही येत. पाणी बघितली भीती, आपण पाण्यात पाय घालून बसतो फक्त, तो स्विमिंग पूल असे ना का काय का असे ना. बरोबर. आता मला स्विमिंग येत नाही, मला काय करायला पाहिजे? ती स्विमिंग शिकायला पाहिजे. मग डायरेक्ट स्विमिंग शिकल्या डायरेक्ट जाऊ का समुद्रात? नाही ना, पहिल्या स्विमिंग टँक मध्ये मला महिना 2 महिने प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. मग मी कुठं जाईन? मग राजाराम तलावाला जाणार, ते पण पाय कुठे पोहोचतो तिथवर बघणार आणि तिथून परत येणार. बरोबर का नाही? मग नंतर कुठे जाणार? मग कुठल्या तरी मोठ्या तलावात जाणार, मग नदीत जाणार, मग नदीत 1 वर्षभर प्रॅक्टिस करणार आणि मग समुद्रात. बरोबर ना? बरोबर का? जरासं येते म्हणून डायरेक्ट समुद्रात उडी मारू? मरणारच 100%. पोहायला येत असताना कारण घाबरणार, एकतर हात मार, पाय मार, नाही तर बोंब मार. स्विमिंगचा हा नियम आहे, मला येत नसलं तरी मला नियम माहिती आहेत. दूसरा नियम इथं लागू होत, बरोबर ना? सो दैट इज द थिंग मैन. मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप अपने हैबिट्स को पहले चेक करिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, मुझको अचीव क्या करना है और आज मैं क्या कर रहा हूं. क्या मुझको मेरे हैबिट्स में कुछ चेंज लाना जरूरी है? और अगर वो चेंज लाना जरूरी है तो एम आई मेकिंग दैट चेंजेस? इफ द आंसर इज नो, देन यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट्स एवर. आप 1 अटेम्प्ट दो, 2 अटेम्प्ट दो, 3, 4, 5, 6, जितने चाहिए अटेम्प्ट दो, आप फेल ही होने वाले हो. बट अगर आपने वो रिक्वायर्ड चेंजेस अपने डेली रूटीन में कर लिए तो 100% आगे जाकर के आपको पहले ही एग्जाम में सक्सेस मिलने वाला है. और जरूरी नहीं कि आपको इंटेलिजेंट ही होना है, मैंने बताया आपको पहले लेक्चर पे, इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी सिंसियर एंड कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. आज अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करना आप 1.5 घंटा पढ़ाई करो. 1 हफ्ता 1.5 घंटा आप इंक्रीज करिए, आधे घंटे से इंक्रीज करिए, फिर और आधे घंटे से इंक्रीज करिए. 2 घंटा पढ़ाई करिए, आप 2.5 घंटा पढ़ाई करिए. लगे सर ने बोला 4 घंटा, लगे 4 घंटा पढ़ाई शुरू करने, नहीं होता है रे, पॉसिबल नहीं है. सही कि गलत? डॉक्टर लोग ना डाइट वगैरह बोलते करने के लिए, बोलते कि नहीं बोलते? डाइट ये करो वो करो, तो लगेज आपने डाइट करना शुरू कर दिया, पहले 1 हफ्ता हो जाता है, उसके बाद लगेज वड़ा पाव चा गाड़ा. एक बार छोटा ना भाई डाइट. हाँ, Isn't it? ऐसे होता है ना, किसी को वजन कम करना है, किसी को वजन ज्यादा बढ़ाना है, सब हर एक को अपने अपने प्रॉब्लम है. पॉसिबल नहीं है ना. और जो लोग दुबले पतले हैं उनको वजन बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया वजन वाढव, नाही तुमचं काय खरं नाही, वाऱ्याबरोबर उडून जाल. ऐसे बोल दिया डॉक्टर ने, वजन बढ़ाने के लिए बोल दिया. तो बोल रहे ये खाओ वो खाओ, बोल रहे मेरे को जाता ही नहीं है भाई, अपना मैन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट है. अर्ध्या पोळीच्या वर जात नाही मला.
मेरी बहन वैसी है, इतनी दुबली पतली है, मेरे को देख के उसको देख करके समझ में आती है कि ये हमारे माँ बाप इसी फैक्ट्री की औलाद है ये। मतलब ऐसे नहीं कि यार टू मच फैटी एंड ऑल, नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल से बिलो नॉर्मल है। जैसे मैंने एक होते हैं कि अमीर, एक होते हैं गरीब, और एक होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के घर की लगती है। जब हम उसको खाना खाने के लेके जाते हैं होटल में, तो हम उसके लिए कोई थाली नहीं मंगवाते, हम उसके लिए एक खाली थाली मंगवाते, एम्प्टी प्लेट, बिकॉज हमारे इसमें जो बचेगा वो उसको देंगे एक, और उसमें से भी बच जाता है। बोलते कि नहीं खाना है मैंने, और पता नहीं बाद में आइसक्रीम खाने के लिए जगह पेट में कैसे बन जाती है, वो हो जाता है। हम उसको रात को खाना नहीं खिलाते, उसको किचन में घुमा के लेके आते बस, टिवासावर जगते सो उसको मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना आजपासून 2 पोळ्या खायच्या, नाही खाल्ल्यास सांगतो, नहीं बोल सकते रे, वो नहीं खा सकती है। अर्धी पोळी डोक्यावरून पाणी, मग तिला पाऊन पोळी खायला घालायला पाहिजे, मग 1, मग 1.25, मग 1.5, बराबर ना? ऐसे करना पडेगा ना, एकदम 2 खायला घालतो म्हणजे माझी बहीण जाऊ दे दवाखान्यात दवाखान्यात अरे झेपणार कसं, आपल्या सिस्टमला ते झेपत नाही। आपली सिस्टम है ना, बॉडी सिस्टम ना, तो ब्रेन ब्रेन डेवलप करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, हैबिट्स डेवलप करने पड़ते हैं, हैबिट्स होते नहीं है। सही कि गलत? पक्का? सो आज से आप चेक करिएगा, खुद से इवैल्यूएट करिएगा, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, क्या जरूर 4 घंटा पढ़ाई करना है डेली। जब तक आपका बैच शुरू है तब तक कुछ नहीं करिए, बस 4 घंटा पढ़ाई करिए, जब तक बैच शुरू है तब तक। उसके बाद फिर आपको अपना टाइम बढ़ाना है, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा करना है, वो कर लोगे। आदत तो लगा दो पहले 4 घंटों की। ओके, तो जो लोग 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 3 घंटा पढ़ाई कर रही है, मेक श्योर करना कि आप 4 घंटे के टारगेट तक अचीव कर रहे हो। अब अगले महीने के एंड तक आप 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ये होना चाहिए आपका टारगेट, होना चाहिए स्मॉल टारगेट। जापानीज कुछ समझो भाई, सीखो उन लोगों से, ऐसी हवा में बातें नहीं करते वो, सही बात है। ट्राई करिए, ट्राई। और अगर ये भी ट्राई नहीं हो रहा है आपसे, ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो समझ लेना अपना रिजल्ट फेल है। माँ बाप के पैसे और खुद का टाइम दोनों वेस्ट करने की गरज नहीं है। डायरेक्ट घरी जायचं, झोपा काढायचं, कारण तेच आपल्याला जमतंय। मोबाईल काढायचं, इंस्टाग्रामवर रील्स बघत बसायचं। मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, होने दो, शीला की जवानी हो जाएगी कभी न कभी, जवान बूढ़ी भी हो जाएगी, उसमें तुमको कोई फायदा नहीं है। सही कि गलत? तो वो करिए जो जो आपको अच्छा लगता है, वो करिए। इंस्टाग्राम पे बैठिए, फेसबुक पे बैठिए, चैटिंग करिए। वो आजकल बहुत सारे अलग अलग डेटिंग एप्स भी आ गए हैं गेस, वो आते कभी ऐड आते, देखो डेटिंग एप्स, क्या नाम है वो? हाँ क्या नाम होता है वो, आते ना डेटिंग एप्स कुछ तो आते ना, किसी अननोन पर्सन से बातें करनी, ये करना है वो करना, क्या मिलता है आई डोंट नो। हाँ जी, क्या? ओमेगा, ओमेगा, आई डोंट नो क्या होता है वो। होता है वो कुछ तो, मतलब क्या है, थर्ड पार्टी जिसको आप जानते नहीं हो, कुछ नहीं हो, उससे बातें करनी है, बातें शाते, ये क्या मिलता है भाई तुमको? ये मिला मन का समाधान और कुछ पैसे मिले, हाँ कुछ सीए फाउंडेशन का कुछ पढ़ाई हुआ, हाँ फ्यूचर के बारे में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, isn't it? तो that is another part, I'm not talking, I'm not saying that you are doing only that things, but अगर अच्छा लगता है तो वो करिए, फिर जो चीज अच्छी लगती है वो करिए, पढ़ाई अच्छी लगती है पढ़ाई करिए, वो अच्छा लगता है वो करिए। अननेसेसरली अपने माँ बाप को अंधेरे में मत रखिए कि मैं सीए कर रहा हूँ, सीए कर रहा हूँ तो वो नहीं हो सकता भाई, सीए कर तो वो नहीं हो सकता, सही बात है। तो जो करना जरूरी है वो आप करिए, करोगे। ओके, फॉरगेट अबाउट द जोक्स एंड ऑल, बट आप ये समझो कि 4 घंटा डेली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और अगर आदत नहीं है तो आदत लगाओ, और आदत कैसे लगाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ये मेरा काम है बताना। कि आप अगर 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो आधे आधे घंटे से आप डेली उसको इंक्रीज करिएगा, चेक करिएगा बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ आप 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। और किसी को बताने की जरूरत नहीं, मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं, आपको किसी और को भी बताने की जरूरत नहीं है। बताना है डायरेक्टली रिजल्ट के दिन पे पॉजिटिव रिजल्ट, तो मैं समझ लूंगा कि हाँ बच्चों ने मेरी बात सुनी हुई है। ओके चलेगा ना? तो जो रिवीजन है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वो सब 1 घंटे में हो जाता है।
अभी मैं आई गेस फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को था क्या मैं, नहीं फ्राइडे नहीं, अभी ट्यूसडे को नहीं था ना मैं, ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन नहीं था। सो मंडे का पूरा दिन था, ट्यूसडे था, वेंसडे था, तो 3 दिन थे आपके पास। सो 3 दिन में आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक में से आधे क्वेश्चन तो पढ़ने चाहिए थे ना, अभी वो भी नहीं हो रहा तो कुछ प्रॉब्लम है फिर। सही की गलत पक्का? सो मेक श्योर करना कि आप 4 घंटा डेली पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा एक सब्जेक्ट। अगर आप ये कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ओके चलिए, सो जंप करते हैं अभी अपने पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस पे। तो पहले आपके ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकता मैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपने घर पे पढ़ लेने हैं, चलेगा ना? क्या होगा भाई, कौन चला रहा है? यस। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रू और फॉल्स नहीं पूछा है, आपको पूछा है उसका रीजन भी। तो अपने रीजन के साथ बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रपोजर बिफोर पोस्टिंग ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर। तो आपने बताना है ट्रू और फॉल्स। शांति से पढ़िए और जवाब दीजिए, ट्रू और फॉल्स। A proposal may be revoked by the proposer, that is offerer, before posting of letter of acceptance by the acceptor. The answer is yes. acceptance letter आने से पहले वो चाहे तो रिवोक कर सकता है, करना ही ऐसा नहीं है, बोला है मे मतलब चाहे तो कर सकता है ना, कर सकता है ना पक्का? अरे वो तो उसको लेटर मिलेगा एक्सेप्टेंस का, उसके पहले भी कर सकता है। सही की गलत? तो करेक्ट है, और उसका रीजन आपने बताना है। अब मैंने आपको पहले बताया था, these answers cannot be treated as the same answer to be written in the examination. आपको क्या करना है, अपनी भाषा में लिखना है। तो आप जो भी कॉन्सेप्ट समझो रिगार्डिंग द रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कब होगा कैसे होगा, वो इधर की दीवार उधर की दीवार, जो भी आपको सही लगे वो सही सही अपनी भाषा में लिखना है। डू नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग दैट कि आपको लिखना है तो लॉ की भाषा में ही लिखना है, ये सबसे बड़ा मिथ है। आप लिखोगे अपनी भाषा में, सही बात है, लॉ की लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है। ओके, आप अपनी भाषा में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, नंबर 1, if an offer is made in the form of the promise in written for an act, the performance of that act even without any communication thereof is to be treated as an acceptance of the offer. ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या लिखा है, इफ एन ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर एन एक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट इवन विदाउट एनी कम्युनिकेशन देयरऑफ is to be treated as an acceptance of the offer. तो क्या ये आपको जनरल ऑफर जैसा साउंड नहीं कर रहा है कि जनरल ऑफर में कुछ करने के लिए बोला हो और आपने वो कर लिया तो उसकी कम्युनिकेशन की गरज आपको नहीं है? सही की गलत पक्का? केस स्टडी क्या हो सकता है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, बिकॉज उसके अंदर लिखा था कि आपने इस डायरेक्शन में अगर मेडिसिन ले लिए तो चलेगा, आपका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट नेसेसरी इन द जनरल ऑफर, बताया था मैंने आपको, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर में इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन, काउंटर ऑफर टू एन ऑफर डज नॉट मेक द ओरिजिनल ऑफर लैप्स। फॉल्स, बिकॉज इट लैप्सेस द ओरिजिनल ऑफर। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंस कैन बी मेड इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर। फॉल्स, भाई नॉलेज होना चाहिए ना, ये एसेंशियल है ऑफर का। An agreement with the intention to create legal liability is not enforceable in law. False, because अगर इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन तो ये ऑफर माना जाएगा, ऑफर एग्रीमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट वन, if the offeree does not accept the offer according to the mode prescribed by the offerer, the offer does not lapse automatically. Please do not go with the answer, give me the answer what you think. करेक्ट कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। तो मैंने बताया था ये जो आंसर्स है ना, ये कई बार गलत आंसर हो सकते हैं,
तो आपने जो सही आंसर है वो लिखना है, तो वहां पे अपडेट करिए, क्या अपडेट करेंगे? इनकरेक्ट, बिकॉज मोड अगर प्रिस्क्राइब करा गया है तो उसी मोड में आपने एक्सेप्ट करना है। हाँ जी, all kinds of obligation created between the parties form the part of the contract. Correct ki incorrect? All kinds of obligation created between the parties form a part of the contract. Incorrect, because illegal वगैरह ऐसे ऑब्लिगेशंस कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, एनफोर्सेबल अनएनफोर्सेबल ऑब्लिगेशंस नहीं हो सकते। सही की गलत? आप क्या कह रहे थे? हाँ, अनरीजनेबल हो सकते, विच इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, ये भी हो सकते, इलीगल भी हो सकते। कुछ समझ रहे हो ना आप? इधर वहां पे लिखा है कि सारे ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या? नहीं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल ऑब्लिगेशंस कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और इन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, जिनका मीनिंग सर्टन नहीं है, वो ऑब्लिगेशन कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे? बिकॉज वो अनएनफोर्सिबल है। तो यहां पे आगे लिखेंगे क्या? अनएनफोर्सिबल, अनएनफोर्सिबल ऑब्लिगेशंस, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, अब इसका जवाब मुझको चाहिए। ए कॉन्ट्रैक्ट टू परचेस ब्लैक हॉर्स विच वॉज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेनिंग इज वॉइडेबल। करेक्ट कि इनकरेक्ट? ऐसा हॉर्स जो मर चुका है उसका आज एग्रीमेंट बना रहे, वो वॉइडेबल है? द आंसर इज नो, इट इज वॉइड, इट कैन नॉट बी परफॉर्म, इट इज अनएनफोर्सेबल। नलायको, इनकरेक्ट। वॉइडेबल कब होता है? एक पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल है, दूसरे पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल नहीं है। अब हॉर्स मर ही चुका है तो कौन किसकी तरफ एनफोर्स करेगा बताओ? समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द लेटर इज पोस्टेड थ्रू इट हैज नॉट रीच्ड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। इनकरेक्ट, मिलना चाहिए उसको, isn't it? Next one, where the mode of accept is prescribed in the proposal, it need not to be accepted in that manner. Incorrect, उसी मोड में होना चाहिए। Proposal when accepted becomes contract. Incorrect, proposal accepted becomes promise. Illegal contracts is a fatal to the main contract. Fatal का मतलब है illegal contract is क्या बोल सकते हो उसको, collateral या illegal agreements जो होंगे वो I can say what is, जैसे हमने देखा था ना कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कोलैटरल होता है टू द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और आल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या कहेंगे इसमें? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज फेटल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो व्हाट? तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, आप इसको चाहो तो कंप्लीट करो या फिर इसको स्क्रैच भी कर सकते हो। चलो इसको कंप्लीट ही कर दो। लिखो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज अ फेटल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, the main contract is also a legal contract। तो क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा ना? वो लीगल होता है कि इलीगल होता है? इलीगल ही होगा। एवरी एग्रीमेंट इज नेसेसरली रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? Good. A proposal should always be communicated to the person to whom it is made. Correct. Tender does not amount to an offer. Tender का मतलब क्या होता है? मतलब मैंने इच्छा जताई बस करने की, तो क्या वो ऑफर होता है? टेंडर डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। करेक्ट है, टेंडर हमेशा मतलब कुछ करने की इच्छा, मेयर इंटेंशन टू डू इज नॉट एन ऑफर। चलिए, तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट द करेक्ट इनकरेक्ट। अब बाकी बातें तो मैं नहीं पढ़ूंगा। चलिए आते हैं शॉर्ट नोट्स पे। तो शॉर्ट नोट्स पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे वॉइडेबल एग्रीमेंट के बारे में बताया हुआ है। व्हाट इज वॉइडेबल एग्रीमेंट? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। एग्जाम्पल, जयकांत चिकरा का एग्जाम्पल नहीं लिखना एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो बताएं क्या इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो सकता है? द आंसर इज यस। उसको एक्सप्लेन करना है, जो कोई कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन है, पढ़ने का घर पे। काइंड्स ऑफ ऑफर बताएंगे, ऑफर के प्रकार, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। और नेक्स्ट वन, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स।
What is executed contracts? Which has been already performed. On executory, which is yet to be performed. But we yet to be performed by one party, unilateral. Both the parties. Offer and invitation to offer को बोला हुआ एक्सप्लेन करूं. Void contract. उसके बाद रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस. तो बताएंगे रूल्स क्या क्या है. Must be given by the person to whom the offer is made. दूसरा, must be communicated, must be unconditional, or must be given in a prescribed mode, must be given in a prescribed time, or mere silence is not an acceptance. It may be express or clear. Next one. फिर जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर में डिस्टिंग्विश बोला हुआ है आपको, डिस्टिंग्विश करिएगा. ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में डिस्टिंग्विश, वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट में डिस्टिंग्विश, वॉइड वर्डेबल में, वॉइड ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर, वॉइड एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट. सो दिस इज हाउ द डिस्टिंग्विशन कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे. तो लिखा है आपको यहाँ पे, एक्सेप्टेंस इज टू प्रपोजल इज अ लाइट मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. एक्सप्लेन करने के लिए बोला है. क्या एक्सप्लेन करेंगे बताओ, इतना सारा एक्सप्लेन करा हुआ है. तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं लिखना क्या है. नेक्स्ट वन, व्हाट एग्रीमेंट्स आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड बाय कॉन्ट्रैक्ट. अभी आपने नहीं पढ़ा अब तक तो इसको पेंडिंग मार्क करेंगे. ये नेक्स्ट आपके टॉपिक का सवाल है. पहले ये यही टॉपिक के अंदर था तो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है तो इसको पेंडिंग मार्क कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चन जो अब तक हमने डिस्कस नहीं करे, यूनिट के अंदर नहीं है, वो अगले क्वेश्चन अगले टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगे. प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को छोड़ करके प्रपोजल रिवोक करा जा सकता है. तो आपको बताना है कैसे. तो हमने देखा हुआ था नोटिस ऑफ रिवोकेशन, तो दैट इज अ कम्युनिकेशन ना. तो उसको छोड़ के और कोई तरीके हैं ऑफर को रिवोक करने के? कौन कौन से? बाय लैप्स ऑफ टाइम, और डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, और काउंटर ऑफर, और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट thereto, और subsequent illegality. So this is how you can revoke the offer. देखा है हमने, इसको पढ़ा भी है. तो क्वेश्चन समझेंगे और उसके हिसाब से लिखेंगे. What is an illegal agreement? State the effect of illegality. नॉर्मल है. काउंटर ऑफर टू एन ऑफर लैप्सेस द ऑफर. सही की गलत एक्सप्लेन करना उसको कैसे करता है वो लैप्स. नेक्स्ट वन, डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस एंड डिस्कस द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग टू द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्ट. तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन कब होता है वो डिस्कस करना है. Next one, who is competent to accept the offer? Explain the rules regarding to the offer as provided in the Indian Contract Act. तो ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा और उस ऑफर को वैलिड बोलने के लिए क्या क्या रूल्स होंगे. तो रूल्स फॉर वैलिड ऑफर आपको लिखने हैं यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल कैन बी मेड विदाउट अदरवाइज देन बाय अ कम्युनिकेशन. तो अभी जो हमने डिस्कस करा कि कम्युनिकेशन, नोटिस ऑफ रिवोकेशन को छोड़ करके और कोई तरीके हैं जिससे ऑफर रिवोक हो सकता है तो वो लिखना है यहां पे. रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस कैसे वैलिड होगा? एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द प्रपोजल लैप्सेस. सही की गलत कमेंट करना है आपको. एक्सेप्टेंस तब देना है बिफोर द ऑफर गेट्स लैप्सेस. सही की गलत? तो जब तक ऑफर लैप्स नहीं होता है तब तक ही एक्सेप्ट करना है ना, अदरवाइज आप ऑफर का एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा. चलिए, व्हाट आर द इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? स्टेट द वेरियस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जांपल बताना है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसके एग्जांपल. व्हाट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज मेड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल क्या है? बस कंडक्टर का और कूली वाला एग्जांपल है और डीमार्ट वाला एग्जांपल है. लिखिएगा उसको. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन, चलिए ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया ऑलरेडी, ये वाला. दैट व्हाट आर द, ये हमको होमवर्क दिया था ना मैंने कि नहीं दिया था? अब तक मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है. चलिए, तो नवंबर 2018 मतलब लेटेस्ट. ये तो बहुत पुराने सवाल थे, 1994, 1995, 1996, 2001, 2002. ये एकदम लेटेस्ट सवाल है 2018 का. फाउंडेशन जब आया था तो नेक्स्ट मई 18 का पहला अटेम्प्ट था. अब ये है नवंबर 18 यानी कि सेकंड फाउंडेशन का एग्जाम था, उसके अंदर सवाल पूछा था. एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ द ऑफर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो ये आपको होमवर्क मार्क करना है.
इसको आप घर से लिख करके आएंगे। मैंने आपको 2-3 सवाल होमवर्क करके दिए भी थे ना, कि नहीं दिए? मैंने भेजे नहीं क्या मैंने? ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नवंबर 18 अगेन उसी एग्जाम का सवाल है, पढ़ते हैं शांति से और आपने जवाब करना है, साथ में पढ़े। चलिए, सो मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 टू हिज वाइफ मिसेस लाली so that she can spend the sum on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement if he really loved her. Wow. Mr. Ramesh made a written agreement and the agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay a specified amount to his wife, Mrs. Lali. Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount. Referring to the applicable provision of the Contract Act, advise whether Mrs. Lali will succeed. 3 मार्क का सवाल पूछा है, बताना है हाँ कि ना। आप सवाल समझ चुके हो ना? सवाल क्या है? तो मिस्टर रमेश और मिसेस लाली हस्बैंड एंड वाइफ है। मिस्टर रमेश ने मिस्टर लाली से वादा करा कि मैं तुमको उसके 30th बर्थडे पे खर्च करने के लिए 50 रुपए दूंगा। मिसेस लाली को अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा नहीं है, तो उसने कहा कि एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं और उसको ने रजिस्टर भी करवा दिया। फिर उसके बाद मिस्टर रमेश ने वही करा जो हर एक हस्बैंड करता है, भूल गया, पैसे नहीं दिए। अब मिसेस लाली चाहती है कि केस फाइल करे, तो बताओ क्या केस फाइल हो सकता है? हो सकता है? कितने लोगों को लगता है हो सकता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। लेकिन क्या ये सोशल एग्रीमेंट नहीं हुआ? ये सोशल एग्रीमेंट नहीं हुआ? कितने लोगों को लग रहा है सर वो सक्सीड नहीं करेगी, मिसेस लाली सक्सीड नहीं करेगी केस में, उसको कोई वो जीत नहीं पाएगी, जीत नहीं पाएगी। चलिए डायरेक्टली हम लोग आंसर पे आते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर रमेश promised to pay 50,000 to his wife so that she can spend same on her birthday. However, subsequently Mr. Ramesh failed to fulfill the promise, for which Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh. Here, in the given circumstances, wife will not be able to recover the amount as it was a social agreement and the parties did not intend to create a legal relation. सही बात है। भले ही वो एग्रीमेंट, सुनिए बात को, भले ही एग्रीमेंट रिटर्न में है, भले ही एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, लेकिन दोनों पार्टी के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था। अरे बर्थडे पे स्पेंड करने के लिए कुछ पैसे देने का वादा करा है और ये नहीं दिया, इसलिए आप केस फाइल कर रहे हो। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्या लॉजिकली ये कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? किसी ने किसी को गुड्स बेचे, बदले में पैसे मिल रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। सही की गलत? अरे पक्का? एनी डाउट सो फार? तो इन दैट केस मिसेस लाली विल नॉट बी एबल टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम द हस्बैंड। सही बात? अरे क्लियर है? नेक्स्ट वन, दूसरा क्वेश्चन है नीचे। ए शॉपकीपर displayed a pair of dress in the showroom and a price tag of ₹2,000 was attached to the dress. Miss Lovely looked at the tag and rushed to the cash counter. Then she asked the shopkeeper to receive the payment and pack up the dress. The shopkeeper refused to hand over the dress to Miss Lovely in the consideration of the price stated in the price tag attached to the dress. Miss Lovely seeks your advice whether she can sue the shopkeeper
फॉर अबव कॉज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या मिस लवली शॉपकीपर के ऊपर केस फाइल कर सकती है? कर सकती है? अरे श्योर? क्यों? डिस्प्ले करा था और ये जनरल ऑफर होगी। अच्छा, और हाँ जी, इट इज जैसे इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा, तो मिस लवली केस फाइल नहीं कर सकती? कितना लोग कह रहे हैं मिस लवली केस फाइल कर सकती है? हाथ तो पकड़ेंगे, केस फाइल कर सकती है? एक, दो, तीन, चार लोग। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं कर सकते? मिस लवली केस फाइल नहीं कर सकती और बाकी लोग उस केस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कुछ तो लगता रहेगा आपको। हाँ बेटा, हाँ, केस फाइल कर सकती है। क्यों बेटा? मतलब ड्रेस के ऊपर प्राइस टैग लगाया था तो ही हैज गिवन ऑफर कि जिसको भी चाहिए खरीदी करे इस प्राइस पर। श्योर? ओके, हाँ जी, लास्ट बेंच। हम्म, क्या लगता है आपको? मिस लवली केस फाइल कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। इधर लास्ट बेंच बेटा, कर सकती है। क्यों बेटा? जनरल ऑफर है। हमने पढ़ा था मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ए ऑफर। मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ए ऑफर। मैंने इस लैपटॉप के ऊपर लगा दिया 20,000 रुपए, तो क्या मैंने आपको ऑफर दिया? मैंने लिखा है यहाँ पे 20,000 रुपए में लैपटॉप बेचना चाहता हूं, जिस किसको भी खरीदी करना है मुझको आके इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ये ऑफर होता है। आप कहेंगे सर शॉपकीपर फिर वो ड्रेस क्या खुद को पहनने के लिए रखा था कि बेचने के लिए लगाया था ना? लेकिन ये क्या माना जाएगा? इनविटेशन टू ऑफर, कि मैंने प्राइस यहाँ पे लगा दी है, जिसको भी खरीदी करना है मुझको आके ऑफर दे दे। डीमार्ट जैसा ही केस हो गया। क्या डीमार्ट में चीजों पे एमआरपी प्रिंटेड होती है, लेकिन क्या इनविटेशन टू ऑफर होती है? डीमार्ट में इनविटेशन टू ऑफर होता है कि ऑफर होता है ना? डीमार्ट में आप अंदर जाते हो तो वहां पे नहीं लिखा जाता है ₹30 ऑफ, तो ये प्राइस टैग ही होता है ना? तो बताओ डीमार्ट ने ऑफर दिया कि इनविटेशन टू ऑफर दिया? तो अगर वो इनविटेशन टू ऑफर है तो ये इनविटेशन टू ऑफर क्यों नहीं? समझे कि नहीं समझे? अरे झेपे आ गया पक्का? चलिए एक काम करेंगे, आंसर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि आंसर बराबर उल्टा है कि नहीं। क्या लिखा है? मिस लवली कैन सर्टेनली स्यू द शॉपकीपर, लेकिन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। आंसर जवाब क्या उसका? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट इज इन्विटेशन टू ऑफर ना। तो लिखिए, आगे लिखिए, उसके जगह है क्या उधर? जगह है तो लिखिए, नोट करिए। ये आंसर बिल्कुल गलत है। mere statement of price is not a offer. Mere statement of price is not a offer. Mere statement of price is not a offer. It is an invitation to offer. It is an, क्या बोलो? Invitation to offer. Hence Miss Lovely cannot sue the shopkeeper for selling the dress at a stated price. Miss Lovely cannot sue the shopkeeper to sell the dress at the stated price. Okay? So such kind of questions can be asked. I guess आपको एक आइडिया आ चुका है कि सवाल कैसे बनते हैं एग्जामिनेशन में, है ना? कोई सवाल आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है?
सिंपल होता है। चलिए लास्ट सवाल पढ़ेंगे जनवरी 21 का, लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में जो कोविड का बैच हुआ था, उसके अंदर दिसंबर और जनवरी दो एग्जाम हुए थे। दिसंबर 2020 और जनवरी 21 दो एग्जाम हुए थे। तो जनवरी 21 के एक स्पेशल एग्जामिनेशन का बैच का सवाल है, पढ़िए और जवाब दीजिए क्या लिखा है। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा क्या इसको? हैव यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इट? डिस्कस करा हुआ इसको? चलिए तो फिर स्किप करिएगा, ऑलरेडी डिस्कस है, स्किप करिएगा। हाँ जी, किसी को डाउट? सर ये सवाल नहीं समझा, वो सवाल नहीं समझा, किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट? अरे श्योर? पक्का? चलिए एक काम करते हैं हम लोग, एक दो सवाल है उसके आंसर लिखने की कोशिश करते हैं अभी के अभी, ठीक है? चलिए तो पहला सवाल आपका बनेगा, दैट इज ये। होमवर्क दिया ना मैंने आपको, क्लास वर्क करेंगे। नवंबर 2018 का सवाल है, इसका आंसर लिखेंगे अपने से। प्लीज राइट इट डाउन ऑन योर ओन। लगभग ये आपका 6 मार्क का सवाल बन सकता है। तो 6 मार्क के हिसाब से उसका आंसर लिखना है। डो नॉट कॉपी द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक का। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करा हुआ है कि बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क लिखते हैं और वैसा का वैसा सवाल जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने अपनी भाषा में लिखना है और आंसर लिखेंगे पॉइंट वाइज मैनर में, किसी ने भी पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने हैं। चाहो तो एक बार सवाल के जवाब को पढ़ लो, और सवाल का जवाब आपने क्वेश्चन बैंक से नहीं पढ़ना है, अपने मेन बुक से पढ़ना है। एक बार जवाब को पढ़ो और उसके बाद लिखो, बिना देखे अपनी भाषा में जितना लिख सकते हो उतना। देखो दिस इज अ प्रैक्टिस, ये कोई फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है। सो डू नॉट कॉपी डाउन फ्रॉम द बुक। आपको समझना चाहिए कि हम लोग कहां पे है, हम कितना लिख सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी भाषा में लिखिएगा।
इज इट ओवर? ओवर? यस, हैव यू कंप्लीटेड इट? चलिए तो आंसर को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन ये है दैट व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपको बताना है कौन कौन से मोड्स है। तो पहला मोड क्या आएगा आपका? बाय द नोटिस ऑफ रिवोकेशन। तो आपको आंसर लिखना कैसे है? आप लिखेंगे फॉलोइंग आर दी मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ अ ऑफर। बाकी फापट पसरा नको। तो स्ट्रेट आपने लिखना क्या है? हाँ जी, आप लिखेंगे आंसर फॉलोइंग आर दी मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, इजंट इट? उसके नीचे लिखेंगे अपन पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। लगेज उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ओके। और उसके नीचे अभी पॉइंट नंबर 1 2 3 4 जो भी है वो लिखेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। उसके अंदर भी पैराग्राफ लिखना नहीं है, जो भी आपका आंसर हो वो पॉइंट में ही आएगा। मैक्सिमम 3 पॉइंट आप लिख सकते हो एक पॉइंट के नीचे, मैक्सिमम। ज्यादा पापड़ पसारा करने की गरज नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ा सवाल है, आंसर है। अगर हर एक पॉइंट के ऊपर 5 5 6 6 पॉइंट लिखना शुरू कर दोगे तो हो सकता है 1 घंटा आप एक ही क्वेश्चन को लिख रहे हो। सही बात है, सही बात। नेक्स्ट वन अभी हो गया 1 2 3 जो भी पॉइंट आपके हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आएगा? बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो इसके अंदर अगर मान लो एक ही पॉइंट है तो एक ही पॉइंट लिखो, बात छोड़ो। तो यहाँ क्या आएगा? पहला पॉइंट अगर टाइम दिया है तो उसी टाइम में करना है, नहीं करोगे तो लैप्स, और दूसरा टाइम नहीं दिया है तो रीजनेबल टाइम। दिस इज हाउ वी राइट डाउन। तो ये 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे। तीसरा बाय नॉन एक्सेप्टिंग इन अ प्रिस्क्राइब्ड मोड, यही आएगा ना? प्रिस्क्राइब्ड मोड लगेज उसको ऑनलाइन करेंगे। और इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2। अब अंदर जो पॉइंट लिख रहे हो, अगर मान लो यहां पे आपको कोई वर्ड आ रहा है, जैसे यहां पे मान लो कोई वर्ड आ रहा है इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड देन नॉट एक्सेप्टिंग इन रीजनेबल टाइम। सही बात है। तो लगे रीजनेबल टाइम को भी ऑनलाइन करना, जब लिख रहे हो उसी टाइम पे।
अब मेरी बात समझ रहे हो? आपको बाद में समय नहीं मिलेगा वापस पढ़ के उसको ऑनलाइन करने के लिए, तो जब लिख रहे हो वही उसी टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको ऑनलाइन करेंगे। अगर आप मुझको मेरी आदत पूछोगे तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह होते थे, जैसे मैं अकाउंट्स के पेपर में जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थे उसको राउंड करता था, वैसे ही थियोरेटिकल पेपर्स में भी जो भी इंपॉर्टेंट लाइन या जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मुझको लगता था उसको मैं राउंड करता था। अब ये आप फॉलो करो ना करो ये आपके ऊपर है, मैंने तो करा हुआ है एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा क्यों? बिकॉज I want to drag the attention of the examiner towards the main core of my answer. अगर ये आंसर मैं देख रहा हूं और इसके अंदर अनलाइन किए हुए वर्ड्स है, राउंड किए हुए वर्ड्स है, तो अगर डायरेक्टली मेरा एग्जामिनर उन्हीं वर्ड्स पे जंप करेगा तो उसको एक ट्रस्ट सा बैठ जाएगा मेरे आंसर पे कि भैया इसने लिखा हुआ बाकी भी सही है, तो ही विल नॉट गो इनटू डीप, वो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेगा और उसका कहीं ना कहीं फायदा मुझको हो जाएगा। तो मेरे ड्राफ्टिंग पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा, उसको पता है कि बच्चा पिन पॉइंट पढ़ाई करके आ गया है, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो बच्चा लिख रहा है, बाकी ड्राफ्टिंग इधर उधर 19-20 होगा तो चलेगा। मेरी बात समझे? अगर मान लो कहीं जाकर के कुछ क्वेश्चंस के अंदर मेरे आंसर का लेंथ थोड़ा कम है या क्वालिटी थोड़ा डाउन है, वहां पर भी मुझको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे वही क्वालिटी के याद रहे जो मैंने बाकी लिखे हुए। अगर मान लो कुल मिला के 12 क्वेश्चंस है तो हो सकता है कि 6 क्वेश्चंस का आंसर आपको बराबर सही सही पता हो और 6 क्वेश्चन का आंसर उतना नहीं पता हो जितना होना चाहिए। जैसे मान लो कुछ आंसर्स 8 पॉइंट के आपको 4 ही याद आ रहे हैं, 5 याद आ रहे हैं, 6 याद आ रहे हैं, तो वहां पर इसका एडवांटेज आपको हो जाएगा, वहां पे वो एक्स्ट्रा मार्क देके निकल सकता है। सो दिस इज हाउ यू टू प्रेजेंट। सर मेरा हैंडराइटिंग एकदम खराब है, भाई फिर निवांत लिख, बड़ा बड़ा लिख, सही बात है, ज्यादा कंजूसी करने की गरज नहीं है, सुट्टे सुट्टे लिवाई सर। सर मेरा हैंडराइटिंग एकदम अच्छा है, वेरी गुड, अनलाइन करो, राउंड करो, अनलाइन अच्छा नहीं, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं, अनलाइन करो, राउंड करो, सही बात है, पॉइंट में लिखो, हर एक मेन पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ो। जैसे मान लो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, इसके बाद एक लाइन छोड़ दो ना। जितना नीट एंड क्लीन होगा, मैंने बोला नीट एंड क्लीन, सुवर्ण अक्षर नाही म्हटलं, तुमचा पेपर घेऊन भारतरत्न अवॉर्डसाठी कोण नॉमिनेट करणार नाहीये, तुमचा पेपर फक्त 100 पैकी किती मार्क मिळणार याच्या एवढंच त्याचं काम आहे। तर नीट एंड क्लीन रखो, ज्यादा आर्टिकुलेट करने की गरज, और पहले पेपर पे जो हैंडराइटिंग आएगा वो लास्ट पेपर पे भी होना चाहिए, लास्ट पेज पे भी होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आता सेम बच्चा है कि कोई और है। तो आपका हैंडराइटिंग का स्पीड जो होगा फर्स्ट लाइन से उतना ही होगा जितना लास्ट पे होगा, तो स्पीड मेंटेन करना है, और स्पीड मेंटेन करने के लिए पहले आंसर याद होना चाहिए। अपना क्या है, याद करने के लिए 10 मिनट, लिखने के लिए 20 मिनट, ये यहाँ पे नहीं चलता है। एक छोटा सा मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, आपके पास होते हैं टोटल 3 घंटे, isn't it? So 3 hours is equal to 180 minutes, and how many marks for which you are attempting? तो you tell me, कैलकुलेटर पे जाने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क के लिए कितना समय? 1.8 मिनट। अगर आपका सवाल 6 मार्क का है तो बताएंगे कितना समय देंगे एक क्वेश्चन को? बहुत डिफिकल्ट पूछ ले कुछ। अगर एक क्वेश्चन 6 मिनट का है, सॉरी 6 मार्क्स का है, तो आप उस क्वेश्चन को कितना टाइम दोगे टोटल 3 घंटों में से? लगभग 11 मिनट, 10 मिनट 80 सेकंड ऐसा कुछ तो होता है, लेकिन 11 मिनट पकड़ के चलो, 11 मिनट। सो मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 11 मिनट। अब 11 मिनट के अंदर लिखना नहीं है नलायक को, 11 मिनट में पहले क्वेश्चन को पढ़ना है,
ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए और समय है, लिखने के लिए और समय है। लिखना और पढ़ना दोनों के लिए 3 घंटा है। हाँ, पहले 15 मिनट पेपर मिल जाता है, लेकिन वो पढ़ने के लिए बस क्या है क्या नहीं वो चेकने के लिए। लिखना तो एक्चुअली आपको 3 घंटे में ही है, तो 3 घंटे में लिखने के लिए वापस पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो पढ़ना है, लिखना है, बस लिखना और पढ़ना नहीं, आंसर को रिकॉल भी करना है। तो 6 मार्क का क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है, उसका आंसर रिकॉल करना है और उसको रिप्रोड्यूस भी करना है। सारा काम कितने मिनट में होगा? 11 मिनट में होगा। अगर आपने 11 मिनट के क्वेश्चन के लिए 20 मिनट ले लिए, कुछ नहीं, बस आपने टोटल 3 घंटों में से 9 मिनट वेस्ट कर लिए, इसलिए आपका पेपर कवर नहीं होता है। तो एक तो आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन समझने के बाद उसका आंसर रिकॉल होना चाहिए, और रिकॉल होने के लिए समय नहीं है। मी आठवत बसतो काय उत्तर है, काय उत्तर? 12 मिनट हो गए ना लगे। और इतना एक्सपर्टीज अचीव करने के लिए मैंने कहा है आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई, कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो बच्चे ये अचीव कर पाएंगे वही पास होंगे, और क्या ही बताओ। कुछ बच्चे होते सर सगळे येतो तुम्हाला, खरं वेळच पुरला नाही। 3 घंटे तुम्हारे पास है, तुम कोई ऐसा स्पेशल चाइल्ड नहीं हो कि तुमको 6 घंटा दिया जाएगा। सब 3 घंटे में लिख रहे हैं ना, तो 3 घंटे में ये सब काम करना है। सही बात। सो ये कैलकुलेशन होगा, ये कैलकुलेशन के साथ जाएंगे, घड़ी आपके सामने होनी चाहिए इधर। सही बात है। ज्यादा समय खा रहे तो छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन ले लो जो आता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को यही कैलकुलेशन से जाएंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 8 मिनट ही लग जाए। 3 मिनट बच गए ना आपके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहीं और यूज कर लो। कुछ क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट लगते हैं, वहां पे आपने 12 मिनट ले लिए, कॉम्पेंसेट हो जाएगा इधर उधर, हो जाएगा इधर उधर कॉम्पेंसेट। लेकिन चाहे अकाउंट्स का पेपर हो, चाहे लॉ का पेपर हो, चाहे इको का पेपर हो, मैथ्स का पेपर, किसी और कोई और भी पेपर हो, कैलकुलेशन तो यही होगा, और इसी कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। सही बात, क्लियर, पक्का? तो अगर मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना समय दोगे? 5.5 मिनट मैक्सिमम। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 मार्क का तो नहीं आएगा वैसे, 7 मार्क का क्वेश्चन है तो लगभग 12 मिनट, लगभग 12 मिनट। तो यही कैलकुलेट के साथ आप लिखेंगे। हाँ, अभी तो इनिशियल लेवल पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लगे उसी टाइम के अंदर लिख पाओ, इसलिए तो प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। हो सकता है आज 20 मिनट लग रहे हैं आपको, तो कल 15 मिनट लगे, कल 18 मिनट लगेंगे, फिर 15 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट लगेंगे, फिर 11 मिनट लगेंगे, जो भी है हम आएंगे उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। कुछ मुझे डर रहे, डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, इंसान लिखता है, इंसान ही पास होता है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। एनी डाउट सो फार? चलिए काम करता हूं मैं, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको उम्मक करवाता हूं यूनिट नंबर 1 में से, उसको अपने घर पे लिखना है, ठीक है? चलिए नवंबर 18 वाला सवाल जो है उसको आप उम्मक करिएगा। नवंबर 18 वाला सवाल जो है उसको उम्मक करिएगा। चलिए ये सवाल है, काउंटर ऑफर टू एन ऑफर लैप्सेस द ऑफर। 1997, नवंबर 1997 का सवाल है, नवंबर 1997। कैन यू फाइंड इट? पेज नंबर 11 12 के आसपास कहीं तो रहेगा, मेरा 9 है, 12, पेज नंबर 12 पे आइएगा। काउंटर ऑफर टू एन ऑफर लैप्सेस द ऑफर, प्लीज मार्क इट एज होमवर्क। और उसके बाजू में सवाल है इसेंशियल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी होमवर्क मार्क करिएगा। उसके बाजू में उसको भी होमवर्क मार्क करिएगा। और नवंबर 2001, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, इसको होमवर्क मार्क करिएगा। तो कुल मिला के 4 सवाल आपको आज होमवर्क दिए हुए मैंने।
पेज नंबर देखिए, मेरे पास 8 है, आपके पास 11 वगैरह रहेगा, 10 11 10 9, हाँ 10 9 जो भी है, सवाल ये होना चाहिए। नवंबर 2001, तो 4 सवाल आपको होमवर्क दिए हुए हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई और बहनों, यूनिट नंबर 1 को रिवाइज करना प्रॉपरली टाइम टू टाइम, और बचे हुए सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस नहीं करे वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो मेरे पास लेके आएंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चे डाउट लेके आते हैं। मैं रैंडमली सरप्राइज Q&A सेशन ले सकता हूं, लेकिन उसके सवाल यही से होंगे, क्वेश्चन बैंक से होंगे, किसी कोई और सवाल नहीं पूछूंगा। तो सरप्राइजिंगली कहीं पे मुझको कंटाल आ गया, आपको कंटाल आ गया पढ़ने का, तो एक Q&A सेशन हो सकता है जहां पे मैं आपको रैंडमली इसमें से कोई भी सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना है रैंडमली, एट अ रैंडम में किसी भी स्टूडेंट को पूछ सकता हूं, ही और शी शुड बी एबल टू आंसर। तो इतना तगड़ा पढ़ाई आपका हो जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ओके, चलिए। सो रुकते हैं हम लोग इधर ही आज के लेक्चर के लिए, मिलते हैं कल, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। कल हम लोग यूनिट नंबर 2 को शुरुआत करेंगे, ठीक है?